थिंग्स आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट। कई ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं हस्बैंड का बहुत प्रेशर है, नहीं होगा तो छोड़ दूंगा, पर लैब में बच्चा कितना बड़ा होता है, मिथ है या जो लोगों को डर है वो इसी बात का है, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका टॉक विद सेंस पॉडकास्ट पे। आज का एपिसोड बहुत ही साइंसेबल है, मतलब नॉलेजेबल एपिसोड आज हम शूट करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ शहर की जाने माने आईवीएफ सेंटर की डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव मैम हैं और जानेंगे इनसे कि आईवीएफ से रिलेटेड कितने मिथ्स और कितनी रियलिटी है, क्योंकि ये इस तरीके का टॉपिक है कि लोग इस पे बहुत कम बात करना चाहते हैं। कुछ उनकी शेम की वजह से या कुछ उनकी अपनी प्रॉब्लमों की वजह से ये इस टॉपिक को बहुत कम लोग बात करना जानते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि हम आईवीएफ को समझें और ऑडियंस तक वो सारी चीज़ें पहुंचा सके जो चीज़ ऑडियंस सुनना चाहती है या उनकी जो चीज़ें वो देखना चाहती है। इसलिए हमने एक ऐसे गेस्ट को आज अपने पॉडकास्ट पर बुलाया है जो इस टॉपिक के लिए बिल्कुल सुटेबल है। डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव मैम, जो सीड ऑफ इनोसेंस में सेंटर हेड है और कई पेशेंट्स को ये उम्मीद दे चुकी हैं कि वो माँ बाप बन सकते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका TWS पर। थैंक यू अब्दुल फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, आपसे पहला सवाल ही यही है कि आईवीएफ जैसे टॉपिक को आप किस तरीके से समझाएंगी? First of all, hi, I'm Dr. Pallavi Srivastav. I am infertility expert and center head at Seeds of Innocence IVF Center, Haldwani. So IVF, because इससे पहले मैं प्लेन्स में रही हूँ, आई हैव बीन टू लॉट मेनी प्लेसेस। इससे पहले भोपाल, सिलीगुड़ी, ऑल ऑफ देम वर नियर टू माउंटेन्स, बट दिस इज मच क्लोजर टू माउंटेन्स। एंड यहाँ आकर ये देखा है कि आईवीएफ से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ हैं और लोग बहुत हिचकिचाते हैं टू टॉक अबाउट आईवीएफ। तो आईवीएफ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जहाँ पर हम एक एम्ब्रियो रेडी करते हैं इन लैब। द एम्ब्रियो इज प्रिपेयर्ड इन लैब, इट is not fertilized inside our body, it is fertilized outside our body. That is what is called in vitro fertilization. That means fertilization outside body. मैम, आपने इसमें कई सारे मेडिकल टर्म्स के बारे में बात करी और मैं इस तरीके से इस चीज़ को समझना चाहता हूँ ताकि आम जनता भी इसको आराम से समझ ले। ओके फाइन। आजकल इनफर्टिलिटी मतलब कि बांझपन जिसको बोलते हैं, जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिफिकल्टी फील करते हैं, बहुत ज्यादा राइज पर है ड्यू टू मेनी रीजंस, जो कि अभी हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट्स फॉर यू। सम ऑफ योर कॉजेज कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन, कुछ दवाइयों से ही हम काम कर सकते हैं, कुछ के लिए हमको कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं एक्स्ट्रा, बिकॉज नेचुरली शायद आपका नहीं हो रहा है, नेचुरली आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब नेचुरली आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो दो तरीके के इलाज होते हैं, एक होता है आईयूआई, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसमें सिर्फ इतना होता है कि हम हस्बैंड के जो स्पर्म्स हैं उनको लैब में प्रिपेयर करके आपके बच्चेदानी के अंदर डाल देते हैं। दिस इज इजी, दिस इज सिंपल, पर ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसमें फीमेल फैक्टर कुछ नहीं है। फीमेल के ट्यूब्स, फीमेल के अंडेदानी, फीमेल के बच्चेदानी सब कुछ ठीक है। तो आईयूआई हम कर सकते हैं उसमें, जहां पर आईयूआई बहुत स्पेसिफिक कारणों में किया जाता है, जब या तो हमको कोई कारण नहीं पता चल रहा है तब, या फिर मेल फैक्टर है, मतलब हस्बैंड का प्रॉब्लम है, तब हम आईयूआई ऐसे केसेस में कर सकते हैं। मतलब वी हैव टू चूज केसेस फॉर आईयूआई। आईवीएफ कैन बी डन फॉर ऑल, वॉट एवर योर कॉज ऑफ फर्टिलिटी बी। आपको कोई भी कारण है फर्टिलिटी का, आईवीएफ आपके लिए हमेशा हो सकता है। आईवीएफ का मतलब आपके शरीर से अंडे निकाले जाएंगे, मतलब कि फीमेल के शरीर से अंडे निकाले जाएंगे, हस्बैंड से स्पर्म्स लिए जाएंगे, उन दो अंडे और शुक्राणु को हम लैब में फर्टिलाइज करने के लिए रखेंगे। दैट्स व्हाई इट्स इजी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टेप्स फर्टिलाइजेशन के बाईपास हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्टेप्स बाईपास हो जाते हैं। दैट्स व्हाई द रेट ऑफ आईवीएफ सक्सेस इज मच मोर देन नेचुरल प्रेगनेंसी। नेचुरल प्रेगनेंसी में 20-30% सक्सेस रेट होते हैं एक साइकिल या एक मंथ में होने के। आईवीएफ में वही चांसेस 60 से 70% है, बिकॉज एक हम भ्रूण तैयार करके बच्चेदानी में डाल रहे हैं। बहुत सारे स्टेप्स बाईपास करके ये किया जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई सक्सेस रेट ज्यादा है। अच्छा मैम, एक सवाल था कि आईवीएफ किन पेशेंट को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आईवीएफ आपको कब कराने की जरूरत पड़ सकती है? अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया है और
आप लोग साथ में रह रहे हैं फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है। एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मींस इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, नॉर्मल किसी डॉक्टर को नहीं, इनफर्ट जो इस बारे में जानता है, जो ऐसे ही पेशेंट्स देख रहा है। आपको अगर आपकी उम्र 35 से कम है तो आपको 1 साल वेट करना चाहिए, और अगर आपकी उम्र 35 से ज्यादा है तो आप 6 महीने के अंदर ही आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। या फिर आपको कोई कारण पहले से पता है, जैसे मान लीजिए आपकी शादी से पहले कोई सर्जरी हुई है, मेल्स में पहले कोई इन्फेक्शन हुआ था या कोई सर्जरी हुई है, या कोई भी अन्य कारण, जैसे अगर किसी के पीरियड्स पहले से इरेगुलर है, ऐसा कोई भी कारण जो हमको पहले से पता है, अगर ऐसा है तो आपको तुरंत ही मिलना चाहिए, एज सून एज यू गेट मैरिड एंड इवन आफ्टर 2-3 months यू कैन गो टू अ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अब वो आपकी प्रॉब्लम्स को देखकर, आपकी सारी हिस्ट्री और प्रॉब्लम को देखने के बाद आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या ठीक है। कई बार ऐसे कपल्स भी आते हैं हमारे पास जो 1 या 2 साल से शादी को हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमने जो उनके बेसिक इन्वेस्टिगेशन है करवा लिया, सब ठीक है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, अभी आप ट्राई करो, देयर इज नो हरी, आपकी उम्र कम है, शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, यू गो एंड ट्राई। अगर आपकी एज ज्यादा है, आपका रिजर्व मतलब कि आपके अंडे कम होने लगे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम दिखने लगी है, तब हम उनको कोई ट्रीटमेंट लेने की बात करते हैं। आईवीएफ की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, मतलब देयर इज नो एज सच स्पेसिफिक इंडिकेशन टू आईवीएफ। आईवीएफ कभी भी किया जा सकता है। जैसे अगर आपके आईयूआई फेल हो गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप आईवीएफ है। अगर आपको बहुत साल हो गए हैं शादी को एंड यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट बाय एनी मींस, तब आपके लिए आईवीएफ है। आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं तब आपके लिए आईवीएफ है। अगर हस्बैंड का काउंट बहुत ज्यादा कम है तब आपके लिए आईवीएफ है। सो देयर आर मेनी इंडिकेशंस कि आपके लिए आईवीएफ कब है। कुल मिला के बात यह है कि आईवीएफ आपके लिए हमेशा है, वट एवर बी द कॉज, आईवीएफ आपके लिए हमेशा है, चाहे कॉज मेल हो चाहे फीमेल हो, आईवीएफ आपके लिए हमेशा। मैम आपने आईवीएफ के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज दी, लेकिन आईवीएफ के डॉक्टर को हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारे लिए राइट डॉक्टर है और हम इससे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं? ट्रू। आप अगर ऑनलाइन सर्च करने के अगर आप करते हैं, इफ यू आर ऑन इंटरनेट, देन आप डिग्री देख सकते हैं हमेशा, इफ ही और शी, बिकॉज आईवीएफ में स्पेशलाइजेशंस कुछ सालों से ही आए हैं। स्पेशलाइजेशंस फेलोशिप होते हैं, एफएनबी होता है, एमसीएच होता है, 3 तरह के स्पेशलाइजेशंस होते हैं जो कि अभी कुछ सालों से ही आए हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत पुराने भी हैं जो इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको या तो उनकी प्रैक्टिस देखनी पड़ेगी कि वो वहां पर आईवीएफ बहुत सालों से क्या होता है, या वो ऐसे पेशेंट्स को बहुत सालों से देखते हैं, या फिर आप उनकी डिग्री से पता लगा सकते हैं कि उन्होंने इस फील्ड में डिग्री किसी भी तरह की, फेलोशिप, एफएनबी, एमसीएच किसी भी तरह की ले रखी है, तो आप उसके पास जा सकते हैं। अच्छा मैम, जब हमारी कैमरे के पीछे बात हो रही थी तब आपने हमसे कहा था कि गायनोलॉजिस्ट अलग डॉक्टर हैं और आईवीएफ के अलग डॉक्टर होते हैं। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करिए किस तरीके से डॉक्टर्स होते हैं ये? नहीं, अलग तो जैसे आई एम ऑल्सो गायनेकोलॉजिस्ट, बट आईवीएफ, स्पेशलिटी ऑफ आईवीएफ इज लाइक सुपर स्पेशलाइजेशन। मैंने जब गायनेकोलॉजी पूरा पढ़ लिया उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन हम गायनेकोलॉजिस्ट 2 या 3 फील्ड्स में कर सकते हैं। जैसे एक आईवीएफ हो गया, इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं हम, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन जिसको बोलते हैं, एक फीटल मेडिसिन होता है जिसमें हम बच्चे से रिलेटेड चीजें देखते हैं, उसमें करते हैं। और थर्ड होता है ऑन्कोलॉजी, मतलब कैंसर, गायनी के जो कैंसर होते हैं हम उनको ट्रीट करते हैं। तो अमंग ऑल ऑफ देम आई चोज इनफर्टिलिटी, क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था इनफर्टिलिटी में, तो इसीलिए मैंने इनफर्टिलिटी को चूज किया। तो गायनेकोलॉजिस्ट ही होते हैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी, बट दे हैव ईदर अ डिग्री और एन एक्सपीरियंस, तब जाके हम एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट बनते हैं। अच्छा मैम, सिर्फ वुमेन्स में ही इनफर्टिलिटी हो सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 30 से 40% टाइम्स ऐसा होता है कि मेल्स में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, या तो काउंट्स का कम होना, लो होना, मोटिलिटी का कम होना, या फिर एकदम काउंट 0 होना। तो और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कई बार इजैक्यूलेशन की प्रॉब्लम होती है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बट ओवरऑल 30 से 40% पूरा, अगर हम इनफर्टिलिटी देखा जाए तो उसमें 30 से 40% मेल काउंटर पार्ट का रोल होता है, एंड वी कैन नॉट ब्लेम विमेन फॉर दैट ऑलवेज। अच्छा मैम, पहले ऐसा सुनने को नहीं मिलता था कि आईवीएफ जैसी कोई चीज़ होती थी। पहले ऐसा हुआ कि वुमेन प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद जो है बेबी हुआ 9 मंथ्स के बाद और केस खत्म हो गया। लेकिन अब आजकल ये कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? अभी इनफर्टिलिटी ज्यादा इसलिए दिख रही है बिकॉज वी आर गेटिंग मैरिड लेट, शादियां लेट हो रही हैं, हम अपने कैरियर्स को फोकस कर रहे हैं, हम हमारे अपने चॉइसेस हैं लाइफ में जो हमको मेक करनी है, तो ठीक है, दैट्स एब्सोल्युटली दैट द चॉइस ऑफ कपल और अ फीमेल व्हाटएवर, बट यस द रीजन बिहाइंड इज कि हम लेट मैरिज कर रहे हैं, हम लेट कंसीव कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमको ऐसा लगता है कि बहुत बढ़ गया है। इफ यू आर यंग,
you always have more chances of getting pregnant. Always. There's no doubt about it. मैम एक मिथ बहुत सुनने को मिलता है कि आईवीएफ के थ्रू जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली नहीं होते हैं। ये एक मिथ है या इस पे कोई आप क्लेरिफाई करना चाहेंगे इस टॉपिक को? I mean, it's an absolute myth. नेचुरली अगर बच्चा अगर ह्यूमन हो रहा है तो इट्स नेचुरल ओनली है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि इट्स अननेचुरल? आपका ही एग है, आपका ही स्पर्म है, दोनों को मिला के बॉडी में भी आपके दोनों ही मिलने वाले थे और बाहर भी हम ही मिला रहे हैं। हम बाहर बिल्कुल सेम एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर होता है, एंड दैट्स व्हाई एम्ब्रियो बन पाता है। अगर हम सेम एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे तो वो एम्ब्रियो या भ्रूण बनेगा ही नहीं। तो अननेचुरल जैसा तो कुछ है ही नहीं। एंड अब तो आईवीएफ को आए हुए इतने साल हो गए हैं, और अब जो आईवीएफ के जो स्टार्टिंग में बेबीज हुए थे वो भी बड़े बड़े हो गए हैं। एंड वी हैव ऑल स्टडीज कि आईवीएफ के बेबी उतने ही नॉर्मल और नेचुरल होते हैं जितनी हमारे नेचुरल प्रेगनेंसीज के होते हैं। अच्छा मैम, एक मिथ और सुनने को मिलता है कि आईवीएफ जो है बहुत कॉस्टली होता है। चलिए शहरों में तो लोग इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं, लेकिन गाँव वगैरह में जहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे लोग सोचते हैं कि ये चीज़ बहुत ही कॉस्टली है। आप अगर इस चीज़ को बताना चाहें कि किस तरीके से ये प्रैक्टिस होती है और कितना कॉस्ट इसमें आती है? नहीं, कॉस्टली तो ऑब्वियसली होता है, और कॉस्ट इसकी इस वजह से आती है कि जो जैसा मैंने बताया कि हम जो हमारे नेचुरल बॉडी के जो एनवायरनमेंट है वो हम लैब में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ नेवर ईज़ी। जो मशीन्स आती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, जो इंजेक्शंस होते हैं, जो हम हार्मोन के इंजेक्शंस लगाते हैं वो भी रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनते हैं, वो प्रोसेस भी बहुत महंगी होती है। तो चूंकि हमको सब कुछ बहुत हाई कॉस्ट में पड़ता है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ बिट प्राइसी। एंड बट सिर्फ रिच लोग करा सकते हैं ऐसा नहीं, आजकल तो हर कोई करा रहा है। वो जैसे भी है, जैसे भी दे आर ट्राइंग टू डू इट वट एवर वे, कभी लोन लेकर, जैसे हमारे यहाँ भी लोन की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको 0% इंटरेस्ट पर लोन मिलता है, एंड देन यू कैन पे इट फॉर इन 1 ईयर ऑफ टाइम फ्रेम और वट एवर। सो यस, इट्स प्राइसी, बट सब करते हैं। प्लस हम एटलीस्ट मैं अपनी क्लिनिक पर वी आर फ्लेक्सिबल। अगर कोई बहुत पुअर है तो वी ट्राई टू अकोमोडेट। हमें ऐसा नहीं है कि हम जाने देंगे, वी ट्राई टू अकोमोडेट जितना हमारे लिए पॉसिबल है। फ्री में करना या बहुत लो कॉस्ट पे या हम नेगेटिव में चले जाएंगे वो करना मुश्किल होता है, बट बिल्कुल कोशिश करते हैं। नहीं मैम, वो तो होता है। हर चीज़ की अपनी एक कॉस्ट होती है, लेकिन आप अपने जितना स्तर से कर सकती हैं। बिल्कुल कर। अच्छा मैम, एक सवाल और था कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आईवीएफ फेल हो जाएगा, मतलब अगर हमारा आईवीएफ फेल हो गया तो हम दोबारा कंसीव नहीं कर पाएंगे। देखिए, टेक्निक और हमेशा सेम है, जो डिफरेंस है वो है आपकी बॉडी का, आपके एग्स की क्वालिटी का, आपके स्पर्म की क्वालिटी का, आपके यूट्रस की लाइनिंग का, इन चीज़ों का डिफरेंस हो जाता है। तो अब हमारी टेक्निक अगर सेम है, जो डिफरेंस है वो कपल्स की बॉडीज हैं, तो यस हम किसी की बॉडी के लिए गारंटी कैसे ले सकते हैं, और कभी नहीं हो सकती है। इनफैक्ट कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं बना है जिसकी 100% गारंटी हो, है ना, बिकॉज इट्स अ ट्रीटमेंट ओनली, इट्स अ साइंस, जो कि हम पूरा परफेक्ट ट्राई करते हैं सब कुछ करने के लिए, बट मे बी थिंग्स आर नॉट ऑलवेज परफेक्ट, थिंग्स मे नॉट बी परफेक्ट। बस ये है कि एक बार फेल होता है तो वी गो थ्रू द केस अगेन, वी लुक एट वेरियस थिंग्स वट एवर वी कैन, और उसको दोबारा से कोशिश करते हैं। तो मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार में नहीं पर सेकंड टाइम में प्रेगनेंसी आ गई। तो यस, आईवीएफ फेल्स, बट इसका मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। वी शुड ऑलवेज हैव होप, स्पेशली अगर हम नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और आईवीएफ ही अगर जरिया है तो फिर होप तो नहीं छोड़ सकते। मैम अच्छा, कुछ ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपको लगता है कि पेशेंट्स के पास ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी थी। नॉलेज होना जरूरी थी। मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस, दो ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मुझे याद है, और जो आपने रिच और पुअर वाली बात पूछी थी वो बताऊंगी। एक कपल आया था गोरखपुर से, दे वर वेरी पुअर, आई मीन आई डोंट नो, हस्बैंड शायद लेबरर थे और व्हाटएवर, डेली वेज सॉर्ट ऑफ थे। वो बहुत घूम घाम के हमारे पास आए थे। उसके बाद उनका पैकेज भी मैंने जस्ट लुकिंग एट देयर कंडीशन बहुत कम पे ही किया था, और वो भी उन्होंने लोन के थ्रू किया था पूरा। फर्स्ट थैंकफुली, अब उसमें मैं खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहती, ऑब्वियसली उनकी बॉडी बहुत अच्छी थी, एग और स्पर्म बहुत अच्छे थे, पहली बार में ही ट्विंस आ गए। और दे वर सो पुअर कि वो फार्मेसी से भी जो मेडिसिन लेते थे, दे वर लाइक, हम उधार पे देते थे, वो कहते थे मैम 1 महीने के बाद मैं कर दूंगा। वो ठीक है, सब कुछ चला। बिल्कुल 9 महीने तक प्रेगनेंसी पहुंची। सुशीला में मैंने डिलीवरी करवाई थी, मेरे वहां पर कलीग है, मैंने उनसे बात की थी, एंड दे ऑल्सो आर वेरी हेल्पफुल। तो एक लड़का एक लड़की हुए। नाउ यू कैन थिंक ऑफ कि आप कहाँ आप कह रहे हैं कि ये गरीबों का चीज नहीं है, दे वर वेरी पुअर। एंड अब आप सोचिए कि एक साथ उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई, ना वो आते, ना वो सोचते, ना वो ट्राई लेते।
एक बार में ही सब कुछ जो जो उनका होना मतलब बेस्ट हो सकता था वो उनके साथ हुआ। तो एक ये है कि अगर सब कुछ अच्छा है तो आपका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खर्चा होगा, मे बी बस हमको कोशिश करने की देरी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो सबसे ज्यादा इमोशनल मुझे अभी तक का एक केस लगता है, उसमें एक कपल आया था, आईवीएफ नहीं किया था हालांकि मैंने उनका, दे बोथ आर पैरालाइज्ड। फीमेल को थोड़ा सा कम पैरालिसिस है, हस्बैंड का मतलब नीचे मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक ही कैन नॉट वॉक, वो ऐसे ही चलते हैं, हाथ के सपोर्ट से ही चलते हैं। जब फर्स्ट टाइम वो मेरी क्लिनिक में आए थे उस दिन भी मुझे बहुत दुख हुआ था उनको देखकर, जस्ट ऐसे ही, बिकॉज ऐसे ही चल के आते थे वो। तो उसके बाद से मैंने उनको कहा था कि आप तो प्लीज मत आइएगा, जो भी उनकी जरूरत थी हमने उसी दिन कर लिया था। और वो तो ये कहकर आई थी कि मैम मेरे को आईवीएफ कराना है। उसकी कंडीशन देखकर मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, इसका मैं आईवीएफ नहीं, बिकॉज पुअर तो थे ही, प्लस वो सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि नहीं, मतलब इनका ऐसे ही ट्राई करते हैं। मैंने बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड चेक करने के बाद ये डिसाइड किया कि इसका आईओआई करूंगी मैं। नहीं होगा तब ठीक है, वो कह रही है तो आईवीएफ अच्छा मैम, ये आईओआई टर्म आपने बोला, इसका थोड़ा-सा बताइए, एक्सप्लेन करिए क्या है ये टर्म? मैंने अभी शुरू में बताया था इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें सिर्फ हम हस्बैंड के सैंपल को प्रोसेस करके आपके यूट्रस में डाल देते हैं। उसको उसको ऐसा गाइड किया गया था, वो बरेली में 1-2 बड़े-बड़े सेंटर्स पर जाकर आई थी, उसको कहा था कि तुम्हारा आईवीएफ होगा। मेरे यहाँ जब आई थी तो मैंने कहा था कि मैं आईवीएफ नहीं करती तुम्हारा। मैंने तो उसको ये भी कहा था कि मत करो, क्योंकि बेबी इज़ अ बिग रिस्पांसिबिलिटी, अगर आप नहीं कर पाएँगे तो कैसे होगा? बट शी वांटेड फॉर हर हस्बैंड और व्हाटएवर। तो मैंने कहा था हम आईयूआई करते हैं। फर्स्ट आईयूआई में नहीं हुआ, बट सेकंड आईयूआई में हो गया। एंड शी वाज़ सो हैप्पी, क्योंकि वो तो 1 लाख का बजट बनाकर आई थी, 1 लाख सवा लाख वो जैसे भी लाती, पर सिर्फ आईयूआई से उसका हो गया था। अभी रिसेंटली बेबी बॉय हुआ है, तो वो बोल भी रही थी कि मैम आप सोच रहे होंगे मैं भूल गई, लेकिन मैं आपसे मिलने आऊँगी और हस्बैंड को लेकर आऊँगी। तो मैंने कहा था हस्बैंड को लेकर मत आना, उनको बहुत तकलीफ होती है। तो बोलती नहीं मैम, हस्बैंड बहुत थैंकफुल है। हम आएँगे, दोनों जैसे भी आएँगे पर आएँगे। तो दैट वाज़ वन केस जिसको जिसको होने के बाद मैं खुद के लिए बहुत हैप्पी थी, और उस कपल के लिए भी कि चलो, एक तो उनके पैसे बच गए और इनकी बहुत सारी मेहनत बच गई। अच्छा मैम, लोग बोलते हैं कि डॉक्टर इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन आपने जो ये पूरा इंसिडेंट बताया, इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर वाक़ई में इमोशनल बहुत होते हैं। नहीं हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, और प्रॉब्लम ये हो जाती है कि चूँकि वी आर इन अ प्राइवेट सेटअप, पेशेंट से 1 टू 1 बात होती है। ऐसा नहीं है कि इतने सारे लोग हैं कि हमको बात करने की फुर्सत नहीं है, हमारी बात होती है और पेशेंट्स भी वो अटेंशन चाहते हैं। तो हर किसी की जर्नी हमको पता होती है, हर किसी का बैकग्राउंड पता होता है। तो वो जब किसी का बैकग्राउंड ऐसा है कि पेशेंट भी मुझसे बहुत कनेक्ट करता है, और तो मैं भी पेशेंट से बहुत कनेक्ट कर जाती हूँ, और जब अगर किसी का फेल होता है, तो इट्स एज़ सैड फॉर मी एज़ इट इज़ फॉर देम। बहुत तब पूरा दिन खराब जाता है अगर कभी ऐसा कुछ होता अच्छा मैम, एक सवाल और था कि आईवीएफ कराने के लिए कुछ एज रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं, कुछ एज का भी इश्यू आता है इसमें कि एज इतनी होनी चाहिए? है। यस ट्रू, ऑब्वियसली। जैसा कि मैंने कहा कि हम जितने हम यंग हैं उतने ज्यादा हमारे कंसीव करने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप कुछ कुछ जिस भी फैक्टर की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप यंग है, लाइक इफ यू आर बिलो 30, ऑलवेज चांसेस ज्यादा है, बिकॉज हमारे स्पर्म्स और एक्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। यूट्रस की भी एजिंग होती है 35-40 के बाद। यूट्रस में कई तरह के चेंजेस आने लगते हैं, एडिनोमायोसिस मतलब गठान बोल सकते हैं आप, फाइब्रोइड, ये सब नई नई चीजें आने लगती हैं। तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन हमेशा थोड़े कम हो जाते हैं। जितने ज्यादा आप यंग होंगे उतने ज्यादा चांसेस ज्यादा हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर आपका अगर एज मतलब 40 प्लस हो गए तो आप नहीं हो सकते। नो, अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ 47 इयर्स की डिलीवरी हुई है, 44, 42। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई भी एक एब्सोल्यूट क्राइटेरिया नहीं है, बट यस, अगर आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछेंगे, ऑब्वियसली अगर आप यंग है तो आपके कंसेप्ट कंसीव करने के चांसेस ज्यादा अच्छा मैम, आप 2 सालों से लगभग हल्द्वानी में प्रैक्टिस कर रही हैं। है। हल्द्वानी के लोगों में आपको क्या लगा कि आईवीएफ की कितनी कम जानकारी है? हल्द्वानी के सबसे पहली बात तो हल्द्वानी और पहाड़ों के लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत सीधे होते हैं। ना ज़्यादा क्वेश्चन करते, मतलब प्लेन्स के लोग क्वेश्चन बहुत करेंगे, ये बेचारे क्वेश्चन नहीं करते, बस अगर वो कराने के मन से आए हैं तो वो बस आपके ऊपर छोड़ देंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम थैंकफुली ऐसे लोगों का जो ज़्यादा सोचते नहीं है ना, पॉजिटिव भी आता है। तो लोग तो बहुत अच्छे हैं, बट यस डरते बहुत हैं। मतलब आईवीएफ इज़ अ बिग डील। अभी रिसेंटली 2 मेरे पेशेंट्स ऐसे थे कि जहाँ पर डिलीवरी उन्होंने कराई, वहाँ पर ये बताया था कि नॉर्मल बेबी स्पॉन्टेनियस हो रहा है। दैट वाज सो सैड कि जो भी है बेबी बेबी प्रेशियस है, आपने इतना ट्रीटमेंट लिया है, आप एटलीस्ट ये तो बता दो। डॉक्टर को भी पता होना चाहिए कि बेबी आईवीएफ है, क्योंकि फिर वो उतना इम्पोर्टेंस देगा उस बात को। पर उन लोगों ने, जहां उन्होंने डिलीवरी कराई, उन्होंने बताया ही नहीं कि मतलब इतना उनको ये फोबिया था कि सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो यस, हम जब रिव्यू भी मांगते हैं आफ्टर पेशेंट इज कम प्रेग्नेंट, रिव्यू भी नहीं देना चाहते लोग, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि आईवीएफ है। तो ये बात पहाड़ में बहुत ज़्यादा है।
प्लेन्स में तो अभी फिर भी लोग थोड़े अवेयर हो रहे हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो स्पेशली थोड़ा अवेयरनेस सभी में है, बट पहाड़ में ये फोबिया बहुत ज्यादा है कि आईवीएफ का पता चल गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इट्स अ बिग डील। कई सारे लोग ऐसे हैं जो पेरेंट्स को पता ही नहीं है, बस ये बता देते हैं कि हाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं पता है। अच्छा मैम, इनफर्टिलिटी मेंटली कितना प्रेशर बनाती है? बहुत ज़्यादा गिवन हमारी कंट्री के जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं और जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, आधे लोग तो उन एक्सपेक्टेशंस की वजह से बेचारे परेशान रहते हैं। मतलब कभी कोई ऐसे भी कपल्स आते हैं जो ये कहते हैं कि मैम मदर मतलब जो इन लॉज हैं उनका बहुत प्रेशर है। कई ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं हस्बैंड का बहुत प्रेशर है, नहीं होगा तो छोड़ दूंगा। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी इमोशनल जर्नी ओवरऑल। अगर कोई आईवीएफ करने तक पहुंचा है तो ऑब्वियसली द कपल हैज बीन थ्रू एवरीथिंग। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ 1 या 2 साल में आ गए। अगर कोई बहुत अवेयर है तो बहुत जल्दी आ जाएंगे, अदरवाइज मोस्टली दे हैव बीन थ्रू एवरीथिंग। लास्ट रिसोर्ट उनको लगता है आईवीएफ है, जबकि आईवीएफ लास्ट रिसोर्ट नहीं होता, कई बार फर्स्ट रिसोर्ट भी हो सकता है। बट वही है कि लोग अवेयर नहीं है, लोगों में फोबिया है, उनको लगता है कि आईवीएफ इज अ बिग डील। तो यस। अच्छा मैम, जब किसी पेशेंट्स को आईवीएफ कराने के लिए लाया जाता है, तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? किस तरीके से उसे चेक किया जाता है? सबसे पहले तो काउंसलिंग होती है, हिस्ट्री ली जाती है कि क्या बैकग्राउंड रहा था, मेडिकल हिस्ट्री, जनरल हिस्ट्री हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद 3 टेस्ट हैं जो बेसिक हैं, जिसके बाद मैं किसी आगे की प्रक्रिया पे या उससे पहले मैं उनको ये भी नहीं बताती कि आपकी सक्सेस के कितने चांसेस हैं। जब तक मैंने नहीं देखा मैं सक्सेस के चांस, ऐसा नहीं है कि आते ही बोल दिया कि ठीक है हमारे तो 70% है, आप करो, ऐसा मैं कभी नहीं करती। स्कैन सबसे पहले हम स्कैन करते हैं। हमारे यहाँ जो इनफर्टिलिटी में जो स्कैन होते हैं वो ट्रांसवैजाइनल स्कैन होते हैं। तो सबसे पहले फीमेल के लिए एक स्कैन होता है। वो करने के बाद मुझे एक आइडिया लग जाता है कि ठीक है हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनकी ओवरी का रिजर्व कैसा है, इनका बच्चेदानी कैसी है, बच्चेदानी का लाइनिंग कैसा है। तो सबसे पहला फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है दैट इज अ टीवीएस। उसके बाद हस्बैंड के लिए सीमेन एनालिसिस। अगर ये दोनों चीजें ठीक ठीक है तो यस वी आर गुड टू गो। उसके अलावा ब्लड टेस्ट होते हैं बहुत सारे, उसमें हार्मोन टेस्ट भी होते हैं, वो भी पैरेलली देखे जाते हैं। इफ दे आर ऑल्सो गुड देन वी फाइनली टेक द पेशेंट फॉर आईवीएफ। अच्छा मैम, आपने इससे पहले कॉस्ट की बात की थी, तो आप बताना चाहेंगी कि मिनिमम कितना खर्चा आता होगा, ताकि ऑडियंस को एक अंदाज़ा लग जाए कि आईवीएफ अगर वो कराने जाती हैं, तो कितना कॉस्ट पड़ सकती है? मिनिमम तो 1.5 मिनिमम कह सकते हैं, पर 1.5 में आई डोंट थिंक मेडिसिन वगैरह मिलाकर इट ऑलवेज गोज बियॉन्ड 1.5। सो द विंडो दैट आई विल कीप इट इन इज 1.5 to 2। आप अगर आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं तो एटलीस्ट इतना बजट बनाकर चलिए। सभी क्लिनिक्स और स्पेशली हम कोशिश जरूर करते हैं आपके लिए किससे कम में करें, पर मेडिसिन मिला के या आपके कुछ और भी खर्चे हो सकते हैं, मे बी आना जाना मिला के। बिकॉज जब पेशेंट बताता है ना उसका खर्चा, जैसे हमने पैकेज भले 1.5 लाख का रखा हो, लेकिन पेशेंट आपको बताएगा 2-2.5 लाख का खर्चा हो गया, क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या काउंट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से सब कुछ काउंट हो जाता है उस टाइम पे, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए होते हैं वो सब आईवीएफ में ही काउंट होते हैं। तो इसीलिए 1.5 से 2 लाख आप अपना बजट बना के चले। देन फिर डिपेंड करता है कि आप जिस क्लिनिक पे जाएंगे वो आपके लिए कितना कंसीडर करेंगे, पर हाँ 2 लाख के अंदर अंदर यस। मैम, आईवीएफ की जानकारी बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन लोग डॉक्टर के पास जाने से डरते क्यों हैं? ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो ये है कि कोई बीमार नहीं होना चाहता, और बीमारी के लिए पैसे देने में भी हमको पता नहीं क्यों कष्ट होता है कि अगर हम बीमार हो गए तो बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, शायद इसीलिए भी। प्लस अगर डॉक्टर के पास गए और अगर उसने कोई बीमारी बता दी तो फिर हम सैड हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसीलिए ऑब्वियसली डॉक्टर से तो इसीलिए डर लगता है कि हमारी कोई प्रॉब्लम ना पता चल जाए। इसमें बीमार भी हो सकते हैं आईवीएफ कराते समय? नहीं आईवीएफ में नहीं, आपने पूछा था डॉक्टर के पास जाना। नहीं, आईवीएफ के रिलेटेड पूछा मैंने। अच्छा, आईवीएफ आईवीएफ से रिलेटेड में डरते नहीं है वो। आईवीएफ उनको क्या लगता है कि अगर आप एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे या किसी क्लिनिक के बाहर अगर आईवीएफ लगा है तो वो आपको देखते ही आईवीएफ कर देंगे, जबकि वैसा नहीं होता। मेरे यहाँ ऐसी भी प्रेगनेंसीज हैं जो बिना आईवीएफ बिना आईयूआई के भी चल रही है, आईयूआई की भी चल रही हैं, आईवीएफ की भी चल रही हैं। तो एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। आपका सब कुछ देखने के बाद, मतलब पेशेंट्स को कई बार घर भी भेज देते हैं कि ठीक है चलो 1 या 2 साल हुए, यू कैन गो होम। तो अब लेकिन जो मिथ है या जो लोगों को डर है वो इसी बात का है कि अगर हम वहां गए तो वो तो किसी कुछ कारण होना हो आईवीएफ बता देंगे, इसीलिए शायद डर। अच्छा मैम, आईवीएफ कपल्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कहीं ना कहीं अंदर से डरता हो डॉक्टर के पास जाने से? उन लोगों को आप क्या मैसेज एक देना चाहेंगे? ओके, सबसे इम्पोर्टेंटली मैं यही बताना चाहूंगी कि पहली बात तो अगर
पहली बात तो मदरहुड अगर आपने डिसाइड की है तो सबसे पहले यू शुड बी रेडी। आपको मेंटली आप रेडी हो जब आप माँ बनने के लिए, तब यू शुड टेक दिस स्टेप। उसके बाद अगर सारे जो भी आप कर रहे थे अभी तक, मे बी आप नेचुरल ट्राई कर रहे थे या आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, अगर आपको लगता है कि वी हैव ट्राइड इनफ, तो आप बिल्कुल आईवीएफ के लिए आईवीएफ की तरफ या किसी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। दूसरी बात, एज चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तो जितना जल्दी आप ये निर्णय ले लेंगे उतना जल्दी आपके लिए होगा। जल्दी निर्णय लेने का मतलब ये नहीं है कि आप शादी में सेटल भी नहीं हुए एंड यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। यू हैव अ गुड रिलेशन, इफ यू आर फाइन विथ एवरीथिंग, देन आप जल्दी से जल्दी निर्णय ले लें। एक साल 2 साल आपकी एज के ऊपर, 30 से कम मतलब इस अच्छा टाइम है रिजल्ट आने के लिए, इट्स बेस्ट ऑलवेज। बट अगर 30 बियॉन्ड 30 अगर आपकी शादी हो रही है, देन यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फासन थिंग्स अप। अच्छा मैम, एक रैपिड फायर करेंगे आपके साथ और आपको उसमें हाँ या ना में जवाब देना होगा। मैम पहला है स्ट्रेसफुल या ओटी मोमेंट? इसका हाँ या ना में कैसे जवाब दे सकते बहुत हो कम मैं? समय है ऐसे बोलने के लिए। ओके, बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब किसी पेशेंट के एग नहीं निकलते या एग खराब निकलते हैं। अच्छा, मोस्ट इमोशनल पेशेंट मोमेंट? वो जो मैंने बताया था आपको, जो मेरा पैरालिटिक पेशेंट था, जब वो कंसीव की थी, दैट वाज मोस्ट इमोशनल। हार्डेस्ट पार्ट्स ऑफ बीइंग आईवीएफ डॉक्टर? पेशेंट्स के जर्नी के साथ आप जुड़ जाते हैं, और जब अगर आईवीएफ फेल होता है, अगर आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ, देन यू आर वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी एंड ही इज लाइक, कई लोगों ने पैर तक छुए। पर अगर फेल होता है तो दे में ब्लेम भी कर सकते हैं, रोते भी हैं आके कई लोग। तो दैट इज वेरी पेनफुल। मैम सक्सेस या सेटिस्फेक्शन? बोथ सक्सेस से ही सेटिस्फेक्शन आएगा। राइट। मैम एक एडवाइस जो आप कपल्स को देना चाहती हो? एज आई सेड अर्लियर कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप ये डिसाइड कर ले कि हाँ, हमको जाकर दिखाना है। बिकॉज 40s की एज में भी कपल्स आते हैं और ये बोलते हैं कि हमको किसी डॉक्टर ने कहा था आपकी शादी को तो 1 साल हुआ है, अब अभी नॉर्मल ट्राई करो। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको बिल्कुल भी इस चीज का वेट नहीं करना है कि कितने साल हुआ है, आप तुरंत दिखाइए। अच्छा मैम, एक फनीएस्ट क्वेश्चन बताइए जो अब तक आपसे पेशेंट ने पूछा हो। एक बार एक पेशेंट ने पूछा था कि बैकग्राउंड एक मैं दे देती हूँ कि यूजुअली क्या होता है, हम 5 दिन का एम्ब्रियो को फ्रीज करके रख देते हैं। 5 दिन से ज्यादा लैब में नहीं हम ग्रो करा सकते। अब उन्होंने ये पूछा था कि मैम आप लैब में बच्चा कितना बड़ा हो जाएगा? तो हमने बताया था कि 5 दिन तक ही होता है, उसके बाद वो वैसा का वैसे ही रख देते हैं, उसके बाद वो आपके यूट्रस में बड़ा होगा। अच्छा मैम, पेशेंट का कोई ऐसा मोमेंट बताइए जिसमें आपको हंसी उस टाइम भी आई हो और आपके जाने के बाद भी आई हो। जाने के बाद तो बहुत सारे होते हैं, जाने के बाद बहुत सारे होते हैं, बट उस टाइम आई थी वो ये था, जैसे जैसे ये मैंने बताया कि मतलब बच्चा लैब में कितना कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे कि कोई कपल अगर सैनिटली इस चीज से टैकल कर रहा हो तो उन कपल्स के लिए आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, आईवीएफ वही, जैसे कि आईवीएफ हम इस वर्ड से या इस जर्नी से डरते हैं, बट आई थिंक अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो सबसे पहले एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिल लीजिए। आपको आगे क्या करना है दैट यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन, लेकिन सबसे पहले एक मिल लीजिए। हो सकता है आपको कोई ऐसी सलाह मिल जाए जो आपको एक नॉर्मल कोई और डॉक्टर, कोई और जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं था, वो शायद नहीं दे पाया हो। आईवीएफ आपके लिए कितना बेहतर रहेगा ये भी वही बेहतर बेहतर बता पाएंगे, और या आपके लिए क्या और बेहतर रहेगा वो भी वही बता पाएंगे। पर आप जस्ट अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जरूर मिल लीजिए। मैम अच्छा, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोई कपल या कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उससे डायरेक्टली आईवीएफ के लिए बोल देती हैं या कुछ और गाइडेंस भी उसे देती हैं? नहीं, मैंने जैसा बताया कि मैं कभी भी आईवीएफ के बारे में डायरेक्ट नहीं बोलती। इट हैज बीन मेनी टाइम्स जब मैंने कहा है कि या तो आप घर चले जाओ या ठीक है चलो दवाइयों से देख लेंगे। और जैसा मैंने बताया कि पेशेंट तो आईवीएफ ही करवाने आई थी, मैंने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं करूंगी, आई वही करूंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको देखते ही आपका आईवीएफ कर देंगे। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है, ट्यूब ब्लॉक है फिर भी पेशेंट कह रहा है नहीं मैम हम आईवीएफ नहीं कराएंगे, तो ये तो अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। वो कंडीशन वैसी है जिसमें आपको आईवीएफ ही लगेगा। तो अदरवाइज बिल्कुल मैं पेशेंट को देखकर उससे बात करती हूँ कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आपके केस में क्या किया जाना चाहिए। करना नहीं करना इज ऑलवेज देयर चॉइस। कभी फोर्स किया किसी पेशेंट को नहीं आईवीएफ कराना ही होगा? कभी भी कर ही नहीं सकते। नहीं, पर स्ट्रांगली बताया कई बार है कि आपको आईवीएफ ही लगेगा। जैसे अगर आप 37-38 में मेरे पास आ रहे हो और आप कह रहे हो कि मैम नेचुरली कैसे हो जाएगा, और आपको 6-7 साल शादी को हो गए, मैं कह ही नहीं सकती कि आप नॉर्मल और ट्राई करो। तब मैं कहती हूँ कि देखिए आपको चाहिए तो आईवीएफ ही, आपको करना है तो करिए, नहीं तो आपकी मर्जी। तो दोस्तों देखा आपने,
हल्द्वानी की एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर के साथ हमने आईवीएफ की पूरी जानकारी ली और कोशिश करी कि मैम से वो सवाल पूछे जाएं जो ऑडियंस शायद डायरेक्ट नहीं पूछ सकती। इस एपिसोड में हमने समझा है, सिर्फ आईवीएफ को ही नहीं समझा, हमने समझा कि पेशेंस, इमोशंस और डॉक्टर किस तरीके से पेशेंट को डील करते हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें जानी। इस एपिसोड को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो साइलेंटली इस चीजों से टैकल कर रहे हो, ताकि वो भी इस चीज को देख के एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट ले सके। मैम ने हमें कई सारी चीज़ें बताई और बहुत मैम का थैंकफुल है कि मैम ने आके और अपना समय दिया और इस टॉपिक पे बात करने के लिए राज़ी हो गई। इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। ये है टॉक विद सेंस और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरीके के गेस्ट आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू, गुड नाइट।